नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के क्लास में बात पुनः 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित भूगोल विषय की। 2022 में मैट्रिक का परीक्षा है और इससे संबंधित वीडियो लगातार अपलोड होते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 50 भूगोल से जो संभावित हैं, जिसके आने की संभावना है, वो मैं डाल चुका हूं। आज आपके सामने मैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो मेरी ओर से गेस है, वो मैं आपके बीच रखूंगा और व्याख्या सहित मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस में आंसर आपको लिखने हैं। वैसे 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के पांचों विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन की पूरी पढ़ाई और पूरा वीडियो क्वेश्चन आंसर के साथ अपलोड हो चुका है। अगर थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताते चलूंगा कि कैसे लिखना है। अगर आप विस्तृत देखना चाहेंगे तो उन वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भूगोल जो 10th क्लास का प्लेलिस्ट का लिस्ट है, उसमें आप जाके आराम से हर चीज को बारीकी से विस्तृत तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके बीच लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का लगभग 23 प्रश्न मैं लाया हूं, जो मेरी ओर से गेस है कि 2022 के मैट्रिक परीक्षा में ये 23 प्रश्न मेरी ओर से गेस है भूगोल विषय से। एक एक करके प्रश्न की चर्चा करेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर बताएं। व्यापारिक कृषि ऐसी कृषि होती है जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, लाभ के उद्देश्य से की जाती है। इस कृषि में ज्यादा उत्पादन पाने की कोशिश रहती है, जिसके लिए किसान अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक खाद और अच्छी भूमि का चयन करते हैं। साथ ही लगातार फसलों का देखरेख वो करते रहते हैं और सिंचाई वगैरह की बहुत ही उत्तम व्यवस्था वो रखते हैं। तो हर कार्य, व्यापारिक कृषि में हर कार्य जो होगा वो उत्तम तरीके से होगा, व्यवस्थित तरीके से होगा, नियोजित तरीके से होगा, प्लान वे में होगा। ज्यादा पूंजी लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगा, ज्यादा समझदारी लगेगी, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका होगा। तो इस तरह से व्यापारिक कृषि ये हुआ। अब निर्वाहक कृषि क्या है? निर्वाहक कृषि ये परंपरागत खेती है। पुराने तरीके से जो कृषि की जा रही है उसे निर्वाहक कृषि कहा जाता है। इसमें पुराने कल पुर्जों का उपयोग किया जाता है। वही हंसुआ, खुरपी, कुदाल, खंता खंती, यही सब का यूज करके खेती करेगा किसान। उसमें न अच्छे खाद और न अच्छी बीज का उपयोग करेगा। पुराने खाद मतलब वही घर वाले खाद, गोबर, गौमूत्र, इन सब चीजों का उपयोग करेगा और घर का जो बीज है उसी का उपयोग करेगा। उसके बाद खेत का जो आकार होगा वो छोटा होगा। आधुनिक साधन का उपयोग नहीं किया जाएगा, जैसे इसमें हार्वेस्टर वगैरह का उपयोग नहीं किया जाएगा। बैल और हल और इन जानवरों की मदद से खेती की जाएगी। तो व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि ठीक एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक एक दूसरे के विपरीत है। परीक्षा में ये प्रश्न अगर आए तो आप इस तरह से बीच का एक लाइन खींचेंगे, ऊपर में हेडिंग डालेंगे निर्वाहक कृषि और इधर में हेडिंग डालेंगे व्यापारिक कृषि। अब निर्वाहक कृषि का एक पॉइंट, व्यापारिक कृषि का एक पॉइंट। मान लीजिए निर्वाहक कृषि में आपने लिखा कि यह कृषि पुरानी परंपरा पर आधारित कृषि है। इसमें लिखिएगा यह कृषि आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली खेती है। इस तरह से फिर परंपरागत कृषि में फिर दूसरा पॉइंट डालिएगा। दूसरे पॉइंट में क्या लिखिएगा? दूसरे पॉइंट में लिखिएगा कि परंपरागत कृषि में अच्छे खाद और अच्छे बीज का उपयोग नहीं होता है। पुराने घर के जो खाद हैं, जो सड़ी गली चीजों जैसे गौमूत्र और गाय के गोबर, इन सबों का उपयोग किया जाता है। जबकि व्यापारिक कृषि में अच्छे खाद यानी उत्तम खाद और उत्तम बीज का उपयोग किया जाता है, या पॉस्चराइज बीज का उपयोग किया जाता है। हर साल अभी के समय में पैकेट से जो ला रहे हैं वो पॉस्चराइज बीज है। इस तरह से तीसरा पॉइंट बनाएंगे कि जहां परंपरागत कृषि में लोग पुराने कल पुर्जों लोग खेत का आकार छोटा होता है, वहीं
व्यापारिक कृषि में खेत का आकार बड़ा होता है। फिर इसमें परंपरागत में लिखेंगे कि परंपरागत कृषि में जहां कम पूंजी लगाई जाती है और आधुनिक उपकरणों का उपयोग कम किया जाता है, वहीं व्यापारिक कृषि में ज्यादा पूंजी लगाई जाती है और आधुनिक उपकरणों जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स, इन सब चीजों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट इधर और 2-3 पॉइंट्स इधर आप दे देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, हम लोग हर साल बोर्ड की परीक्षा में कॉपियां जांचते हैं। चूंकि सरकारी विद्यालय में मैं शिक्षक हूं और लगातार 7 सालों से मैं कॉपियां जांच रहा हूं। हर साल बोर्ड की परीक्षा की कॉपी जांचता हूं तो मैं पाता हूं कि लड़के लिखते तो हैं लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखते हैं, जिस तरीके से उनको लिखना चाहिए। कई लड़के तो ऐसे हैं कि पूरी बात लिखे हैं, बड़ी गहराई से चीजों को जान रहे हैं, लेकिन वो कथा की तरह लिखेंगे हर चीज को। थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखने पर ना अच्छा मार्क्स आता है। पॉइंट्स में लिखिए और व्यवस्थित तरीके से टू द पॉइंट लिखिए, ज्यादा अनर्गल चीजें मत इधर उधर कीजिए। जो पॉइंट्स हैं, जो आप जानते हैं, उसको आप पहले दूसरे तीसरे पॉइंट्स में या पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चंस में पहले उसको लिखें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वन विनाश के 2 प्रमुख कारण क्या हैं। इसका आंसर आप लिखिए, वन विनाश के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, वन विनाश का पहला कारण क्या होगा? वन विनाश का पहला कारण है वृक्षों की अत्यधिक कटाई। वृक्षों की अत्यधिक कटाई, अत्यधिक कटाई। उसके बाद वन विनाश का और कारण क्या हो सकता है? वन विनाश का और कारण है उद्योग, उद्योग का फैलता क्षेत्र, उद्योग का फैलता क्षेत्र। और भी बहुत सारे कारण हैं वन विनाश के। बढ़ती हुई जनसंख्या। वन विनाश के कारण में और लिखिएगा अम्लीय वर्षा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं वन विनाश के। आपको 2-3 कारण लिखना है, आराम से 2-3 कारण लिखिए। अगर आपको लगता है कि बहुत छोटा में हो गया तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर दीजिए, थोड़ा सा लिख दीजिए। वृक्षों की अत्यधिक कटाई के कारण वन का विनाश लगातार होते जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों को खेत और मकान के लिए जमीन चाहिए, इस कारण जंगल का लगातार वो कटाई करते जा रहे हैं। हो गया। अब इसके बाद इसमें आइए, उद्योग का फैलता क्षेत्र। आप इसमें भी लिख सकते हैं कि लगातार उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, आधुनिक कल कारखाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वन का विनाश होते जा रहा है। यानी कि वन के एरिया में जिस क्षेत्र में वन था, पेड़ पौधे थे, उस क्षेत्र में आज वन को काट के उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप एक 2 लाइन में व्याख्या भी कर देंगे तो ठीक है रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास समय है तो। अन्यथा पॉइंट्स आप लिख के आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट्स 2 पॉइंट्स कह रहा है तो 2 पॉइंट्स आप लिख के छोड़ देंगे भी तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। लेकिन जिसने थोड़ी व्याख्या कर दी वो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लगता है कि लड़के ने कुछ लिखा है। 2 पॉइंट्स तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे आसमान में 2 तारे टिमटिमा रहे हैं वैसे। तो थोड़ी 2 लाइन में व्याख्या कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। भरा हुआ सा पन्ना लगता है या वो लाइन भरी हुई सी लगती है। हाँ, अब आप पॉइंट्स देने के बाद व्याख्या करें तो ज्यादा बेहतर है। पॉइंट्स 2 दे दिए, फिर पहला पॉइंट्स यहाँ पर दिए, पहला पॉइंट, और देके यहाँ पर आपने इस हेडिंग को डाला और फिर इसकी व्याख्या कर दी। यहाँ तक व्याख्या हुआ, फिर दूसरा पॉइंट डाला। अच्छा, पॉइंट्स देने में आप कभी भी 1-2 ऐसे नहीं लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे। 1 और 2 ऐसे रोमन अंक में। या तो आप A-B या तो आप क ख पॉइंट्स दे रहे हैं ना, क्वेश्चन के अंदर में पॉइंट्स है, तो इस तरह से लिखें। कभी भी चौथाई में, जैसे आप कॉपी आपकी होती है, सपोज कीजिए कॉपी आपकी इस तरह की है, कॉपी आपकी इस तरह की है तो आप उसको 4 भाग में बांटते हैं ऐसे चौथाई छोड़ने के लिए। तो चौथाई जहां छोड़े आपने, चौथाई, अब मान लीजिए चौथाई ये हुआ तो इतना चौथाई हुआ, तो अब इसमें आप दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया, आंसर लिख दिया और आंसर लिखना स्टार्ट किए।
अब इसमें कोई बात नहीं लिखी जाएगी। कई लड़के क्या करते हैं कि वन विनाश के कारण निम्नलिखित हैं, आप पॉइंट्स को ना इसमें दे देंगे ए बी, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। आप पॉइंट्स को इसी में दीजिए ए बी, पॉइंट्स ए पॉइंट्स बी, और उसके बाद व्याख्या करनी है तो भी यहां पर पॉइंट्स ए लिख के आप वो और जो पॉइंट्स है उसका नाम लिख दीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए यहां तक। तो इस तरह से क्वेश्चंस लिखेंगे तो ज्यादा आकर्षक लगेगा आपका कॉपी, ज्यादा नंबर मिलने का चांसेस रहेगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला नंबर जो प्रश्न है वो है हरित क्रांति से संबंधित। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे कैसे? हरित क्रांति भारत में 1960-70 के दशक में लाई गई कृषि से संबंधित एक क्रांति है, जिसके कारण भारत में आधुनिक कृषि से संबंधित उपकरण आए, उर्वरक, अच्छे उर्वरक यानी कि अच्छे खाद आए, अच्छी तरह के पशुकृत बीज या अच्छे तरह के बीज आए, और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई, खेत के आकार को बढ़ाया गया या कहिए कि चकबंदी की व्यवस्था लाई गई, जिसके कारण कृषि का उपज एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा को हुआ। इसके अलावे भारत के अन्य राज्यों को भी हरित क्रांति से फायदा हुआ और कृषि की उपज बढ़ी। 5-6 लाइन 7 लाइन हो गया कि नहीं? 5-6 लाइन 7 लाइन इस तरह से लिख के काम खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5-7 लाइन हो गया बात। अब आइए चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दीजिए। तो मुंबई हाई ये दक्षिण भारत का इलाका है और दक्षिण भारत में मुंबई यहां है, महाराष्ट्र की राजधानी। आप देखेंगे नक्शे में मुंबई यहां महाराष्ट्र की राजधानी। और मुंबई हाई कहां है? ये है अरब सागर में, अरब सागर में, ये है अरब सागर। इस सब के बारे में विस्तृत बताए हैं हम, अरब सागर। लेकिन इतना ज्यादा कमेंट्स आ रहा है कि सर एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सर व्याख्या कैसे करेंगे, सर शॉर्ट कैसे लिखेंगे, लॉन्ग कैसे लिखेंगे। तो हमने सोचा कि भाई समझ ही लीजिए गहराई से, इसी में हमारी भी भलाई है और आपके लिए तो भला है ही, चूंकि ज्यादा टाइम लगता है। मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र के बारे में बताना है तो आप लिखिए कि मुंबई से 176 किलोमीटर दूर, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित एक मंच है जिसे सागर सम्राट कहा जाता है। इस जगह से भारत में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। इस पूरी व्यवस्था को हम मुंबई हाई तेल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस पूरी व्यवस्था को या पूरे एरिया को मुंबई हाई तेल क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। बस इतनी बातें लिख दें, एक छोटा सा ऐसा नक्शा बना दें और इस तरह से मुंबई को यहां दर्शा दें और समुद्र में एगो ऐसे चरखूट करके, चतुर्भुज करके बीच में एगो बिंदी देके मंच बना दीजिए और यहां पर ऐसे करके लिख दीजिए सागर सम्राट। ये अरब सागर हो ही गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, हो गया आपका आंसर। अब इसी से संबंधित एक और सवाल आता है कि सागर सम्राट क्या है, उसमें भी यही बात लिखाएगी कि मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित एक मंच को सागर सम्राट कहते हैं। और अगर मुंबई हाई क्षेत्र बोला जाए तो पूरे इस क्षेत्र को हम मुंबई हाई क्षेत्र या पूरी व्यवस्था जो चल रही है उसका पूरा व्यवस्था का नाम है मुंबई हाई तेल क्षेत्र। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा तेल यहां से उत्पादित किया जा रहा है। तो बात बस इतने में खत्म हो जाएगी। मैप बना दिए, हो गया। अब 2 में 2 एकदम, कोई नहीं रोकेगा आपको। मैप जब आ गया, ज्योग्राफी में यही है भाई, मैप जब आ गया, नक्शा आ गया तो नंबर बढ़ गया आपका। अब आइए 5 नंबर, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर क्या है। इसी तरह लिखिए, खादर और बांगर में निम्नलिखित अंतर हैं। एक तरफ बना दीजिए खादर,
और दूसरी तरफ बना दीजिए बांगर। खादर क्या है? पहला पॉइंट, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अब आप अगर जलोढ़ मिट्टी नहीं जानते हैं तो पुराना वीडियो देखिए, पूरा मिट्टी के बारे में एक्सरसाइजें है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, सबके बारे में विस्तृत बताया गया है। अब उसी में वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक खादर और बांगड़। ये परीक्षा में कई बार सवाल आया भी है, आने की भी चांसेस ज्यादा हैं। खादर किसको कहते हैं, बांगड़ किसको कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहते हैं। दूसरा पॉइंट, खादर मिट्टी नदी के नजदीक वाले क्षेत्र में होती है, जबकि बांगर मिट्टी नदी से दूर वाले इलाके में होती है, जहां पर नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि नदी के बाढ़ का पानी नदी के नजदीकी इलाका में जहां पहुंचता है वहां खादर मिट्टी पाई जाती है। नदी के दूर इलाके में जहां उसका बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वो उस जगह पर बांगर मिट्टी होती है। तीसरा पॉइंट, खादर मिट्टी ये महीन और मुलायम होती है, बांगर मिट्टी ये थोड़ी मोटी और कंकड़ीली होती है, साथ ही कड़ी होती है। ठीक है, तो खादर और बांगड़ में ये 3 अंतर हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3-4 अंतर दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब आप दिखाना है तो 4 नंबर पे थोड़ा छोटा सा एक मैप बना दीजिए इस तरह से। ये नदी का मैप हो गया। अब इसके बगल वाला इलाका इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से बगल वाला इलाका कर दीजिए, और थोड़ा सा हटके इधर का इलाका ये अलग सिंबल से दे दीजिए इस तरह से। अब देखिए नदी में पानी इस तरह बह रहा है, ठीक है, इस तरह दर्शा दीजिए, छोटा में एकदम दर्शाइएगा। अब ये जो है दूर की नदी से दूर जो मिट्टी होगी वो क्या होगी? बांगड़। और नदी के नजदीक जो मिट्टी होगी वो क्या होगी? खादर। तो आपको इसमें क्या दर्शाना है? खादर दर्शाना है। तो ये छोड़ दीजिएगा, ये भी मत बनाइए, ये वाला मत बना दीजिए, इसमें आप ये इसमें बना दीजिए। नदी ऐसे बनाइए और नदी के नजदीक का इलाका छोड़ दीजिए और थोड़ा सा दूरी पे ऐसे बना दीजिए। इसमें पानी इस तरह बहाइए और ये इलाके को इस तरह रंग के और इसमें लिख दीजिए बांगड़। हो गया। तो 4 गो पॉइंट्स हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 गो पॉइंट्स आपने दे दिया, नंबर एकदम पक्का, कई छूएगा, हो जाएगा नंबर। जब देना ही देना है टीचर को, कहां से कैसे नहीं देंगे, एकदम देंगे। टीचर यही चीज खोजते हैं कि इस तरह से स्पष्ट बातें हों, स्पष्ट चीज लिखी मिले। आइए 6ठे नंबर क्वेश्चन, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समोच्च रेखा किसको कहते हैं बाबू? बताया गया है विस्तृत, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। परिभाषा हो गई। समोच्च रेखा आप बना दीजिए, इस तरह से बनाइए। ये 50 मीटर का पहाड़ है, ये भी 50 मीटर का पहाड़ है, ये भी 50 मीटर का पहाड़ है और ये भी 50 मीटर का। सबको मिलाइए, सबकी समान ऊंचाई है, सबको मिलाइए एक लाइन से। अब इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा देंगे, या नहीं भी मिटाइएगा तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लिखिए 50 मीटर वाला ये समोच्च रेखा हो गया। इसी तरीके से बीच में इस तरह से, अब ये मान लीजिए 100 मीटर का, तो 100 मीटर का समोच्च रेखा ये हो गया। 100 मीटर की पहाड़ी होगी चारों ओर या किनारे किनारे पे। तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम समोच्च रेखा कहते हैं। पहाड़ी इलाका में, जहां पहाड़ी इलाका में कैसी कृषि की जाती है? सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। इसको हम सोपानी कृषि भी कहते हैं, सीढ़ीनुमा खेती को सोपानी कृषि भी कहते हैं। और इस तरह की खेत में ज्यादातर समोच्च रेखीय जुताई होती है। ट्रैक्टर जब घूमेगा या कोई भी मशीनरी से जुताई की जाएगी तो इस तरह से गोला गोला आकृति में जुताई होगी, इस तरह से जुताई की जाएगी। इससे फायदा यह है कि एक तो खेत में सिंचाई बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है और मिट्टी का अपरदन कम होता है। पानी इसको तोड़ के इसमें आएगा पूरा फैलेगा, फिर इसको तोड़ के इसमें आएगा पूरा फैलेगा, इसको तोड़ के इसमें आएगा पूरा फैलेगा। इस तरह से पूरे खेत की बहुत अच्छी सिंचाई हो जाती है और मिट्टी का अपरदन भी कम होता है। ठीक है, तो समोच्च रेखीय जुताई का संबंध सोपानी कृषि, जिसे सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं, उसी से है।
ठीक है। और समोच्च रेखा क्या है? समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। मैग्नीज का उपयोग बताइए है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नीज का उपयोग बताना है। मैग्नीज का सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो है लौह इस्पात बनाने में, लोहा के कारखाने में। लौह अयस्क किसको कहते हैं? जो लोहा खदान से निकाला जाता है, जिसमें कचरा मिला होता है, उसको लौह अयस्क कहते हैं। तो लौह अयस्क से लोहा बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, यानी कि इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। लौह अयस्क से लोहा बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। लोहे में इसको, लौह अयस्क में इसको मिलाया जाता है या लोहे में इसको मिलाया जाता है इसलिए कि जंग रोधक है ये, लोहे में जल्दी जंग नहीं लगने देता। तो जंग रोधक लोहा बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा उपयोग क्या है मैग्नीज का? दूसरा उपयोग है माचिस में, माचिस बनाने में मैग्नीज का उपयोग है। फोटोग्राफी, फोटो को साफ करने में, फोटोग्राफी में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। सूखा सेल, ये जो सूखी बैटरी होती है उसको बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से 3, 4, 5 पॉइंट्स में आप मैग्नीज का उपयोग लिख दीजिएगा। लिखने का तरीका है कि मैग्नीज का निम्नलिखित उपयोग है, क, ख, ग, घ, ऐसे करके पॉइंट्स देके, तो स्पष्ट एकदम झलकेगा दूर से। उस पर मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। 2 में 2 चांसेस रहता है, नहीं तो 2 में 1.5 कहीं नहीं जाता है। अगर हर्षई दीर्घई आपका ठीक है, शुद्ध लिखते हैं, बगुलवा टेढ़ ज्यादा लिखिएगा, हर्षई का दीर्घई, दीर्घई का हर्षई, तो भाई काम थोड़ा सा गड़बड़ होगा। फिर भी आप तरीके से लिखे हैं तो 2 में 1.5 कहीं नहीं जाता है। अब आते हैं आगे, 8वां नंबर क्वेश्चन। उद्योग के स्थानीयकरण की 3 कारकों को लिखे। उद्योग का स्थानीयकरण का मतलब होता है उद्योग को स्थापित करने। किसी भी फैक्ट्री को आप लगाइएगा उसको स्थानीयकरण कहते हैं। फैक्ट्री को लगाने में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, तो लिखिएगा क्वेश्चन का आंसर। उद्योग को के स्थानीयकरण में निम्नलिखित आवश्यक साधन हैं, क या ए या रोमन अंक में 1। क्या है पहला? तो पहला है पूंजी। भाई कोई फैक्ट्री लगाइएगा तो पूंजी चाहिए ना, ख। और क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए ना। उसके बाद और भी यातायात की सुविधा, बैंक की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, उसके बाद सस्ते मजदूर, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। एक बाजार, बाजार बाजार, आसपास में बाजार चाहिए जहां पर आप अपना बनाया हुआ माल बेच सके। तो इस तरह से उद्योग के स्थानीयकरण के बहुत सारे कारक हैं। 3, 4 आप इसमें 4 को लिख दीजिएगा, लघु तरी आता है तो 4 में आपका काम निकल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। चावल के फसल की अनुकूल दशा बताइए। चावल पर पूरा वीडियो बना हुआ है। चावल के फसल का अनुकूल दशा का मतलब है कि चावल के लिए तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, मजदूर का कितना, मतलब सस्ते मजदूर चाहिए या ज्यादा मजदूर चाहिए या कम मजदूर चाहिए, सस्ते मजदूर चाहिए या महंगे मजदूर चाहिए, तो मिट्टी कैसी चाहिए, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इसमें यही लिखाएगा। ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। वन्य जीवों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? जंगल में जो जीव रह रहे हैं वो लगातार घट रहे हैं, उसी को हम वन जीव का ह्रास कहते हैं। इसके पीछे कारण है, सबसे पहला कारण है कि उनका घर समाप्त हो रहा है, यानी कि वन समाप्त हो रहा है तो वन जीव भी समाप्त होंगे। यानी कि पहला जो वन जीव के ह्रास का कारण है वो है वन का विनाश। दूसरा कारण है वन जीवों का शिकार। आज भी शिकार खेलने लोग जाते हैं और वन जीवों को मारते हैं, तो शिकार। और भी तीसरा कारण क्या है कि जैव विविधता में विभिन्न तरह की त्रुटि आ गई है, या जैव विविधता का टूट जाना, जैव विविधता में कमी आ गई है। उसके बाद है प्रदूषण। प्रदूषण भी एक समस्या है, या प्रदूषण भी एक कारण है जीवों के ह्रास का। तो इस तरह से 3, 4, 5 पॉइंट्स में आप आंसर लिखेंगे इसका। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? नदी घाटी परियोजना सुने हैं, उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बांध जो बनता है ना नदी पे, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय क्यों कहते हैं भाई? तो इसकी परिभाषा दीजिएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना को कहते हैं या ऐसी योजना को कहते हैं जिसके करने से एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक काम कीजिए या बहुत सारा काम हो जाए, उसी को बहुउद्देशीय कहते हैं।
अब जैसे नदी घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। एक नदी जो पहले बाढ़ लाती थी, अगर उस पर बांध बना दिया गया या बांध बना दिया जाए तो वो नदी बाढ़ से एक तो राहत देगी, दूसरा सिंचाई के लिए वहां से नहरें निकलेंगी, यानी कि सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। उसके बाद उस नदी के माध्यम से, उस नदी के पानी के फ्लो से, पानी की धारा से बिजली बनाया जा सकता है, बिजली का उत्पादन हो सकता है। उसके बाद पीछे जो डैम बनता है, ये अगर बांध बनता है तो पीछे पानी का एक बड़ा सा डैम, जिसको डैम आप कहते हैं, पानी का एक बड़ा सा जलपुंज बनता है, ये बड़ा सा जलाशय होता है। तो इस जलाशय में नौका विहार यानी कि पर्यटन की व्यवस्था हो सकती है। अब इसमें नाव लगा दिए, और नाव लगा के सरकार ने 10-20 नाव ला दिया, अब लोग आते हैं, टिकट कटाते हैं, नाव से इसमें घूमते हैं, इससे भी सरकार को लाभ होगा। उसके बाद मत्स्य पालन इसमें किया जा सकता है, मछली का पालन किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसके करने से एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत वीडियो है बाबू, सबके बारे में विस्तृत वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको ढूंढिए, यूट्यूब में श्रीनिवास कुमार सर्च कीजिए, जो नीचे आ रहा होगा, श्रीनिवास कुमार कैसे लिखना है, और उसके बाद वहां पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट में उसके जाइए। प्लेलिस्ट में इतिहास का प्लेलिस्ट, भूगोल का, नागरिक का, अर्थशास्त्र का, सबका बना हुआ है। तो भूगोल के प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढिए उसमें कि कहाँ है बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना। 12 नंबर क्वेश्चन अध्याय वाइज बताया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन किसको कहते हैं? वैसी सारी वस्तुएं संसाधन हैं जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब हम इस पेन का यूज कर रहे हैं, प्रत्यक्ष है, दिख रहा है ना कि पेन का यूज हो रहा है, और अप्रत्यक्ष सांस ले रहे हैं लेकिन हवा दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो अप्रत्यक्ष है। तो वैसे सभी चीजें संसाधन है, सभी वस्तुएं संसाधन है जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उपयोग करते हैं, जिसके जो हमारी पहुंच के अंदर है और जो कानून सम्मत है। पहुंच के अंदर का मतलब हमारे पास पेन आया तब ना मेरे लिए संसाधन हुआ, जब तक कि दुकान में था मेरे लिए संसाधन नहीं था। तो हमारी पहुंच के अंदर होना चाहिए। जमीन के अंदर सोना है, हमको मिल ही नहीं रहा है, चांदी है मिल ही नहीं रहा है, तो मेरे लिए संसाधन नहीं है। जब मिल जाए तब संसाधन है, और वो कानून सम्मत होना चाहिए, मतलब कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। सड़क बनाया गया है काहे के लिए? गाड़ी चलाने के लिए। गाड़ी नहीं चलेगा उस पर, आदमी पैदल न जा सकता है। कि अब कोई कहे कि हम खटिया बिछा के सुतेंगे, ऐसा हो सकता है? खटिया बिछा के सोइएगा, पुलिस आएगा, 4 डंडा मारेगा, भगा देगा। क्योंकि सड़क बनाया गया है गाड़ियों को चलने के लिए, फुटपाथ बनाया गया है पैदल यात्रियों को चलने के लिए, आपके खटिया बिछा के सोने के लिए नहीं बनाया गया है। तो संसाधन वैसी सारी वस्तुएं संसाधन है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उपयोग करते हैं, जो हमारी पहुंच के अंदर है और जो कानून सम्मत है। जैसे में आप 2 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, अब लिखते रहिए, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, ये सब मानवीय संसाधन, और हवा जो है, जल जो है, सूर्य का प्रकाश, प्राकृतिक संसाधन, 3-4 को जैसे में लिख दीजिए, काम हो जाएगा। अब आइए आगे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? संरक्षण का मतलब होता है बचाओ, और प्रबंधन का मतलब होता है कैसे बचाओ, यानी उपाय। प्रबंधन का मतलब उपाय, मैनेजमेंट, और संरक्षण का मतलब बचाओ। तो लिखना है इसमें कैसे? खनिजों के संरक्षण, हेडिंग डाल दीजिए, डैश देके लिखिए, खनिजों के संरक्षण से मेरा अभिप्राय है खनिजों को बचाना। विभिन्न तरीके आज के समय में हैं जिसके माध्यम से हम खनिजों को बचा सकते हैं, जैसे खनिजों का कम उपयोग करके, वैसे खनिज जो नवीकरणीय है उनका ज्यादा उपयोग किया जाए, जो अनवीकरणीय है उनका कम उपयोग किया जाए। बात खत्म हो गई। अब आते हैं खनिज का प्रबंधन। खनिज का प्रबंधन का अर्थ है, हेडिंग डाल दीजिए, खनिज का प्रबंधन, डैश देके लिखिए, खनिज के प्रबंधन का अर्थ है खनिजों के बचाव के तरीके। खनिज के बचाने के निम्नलिखित तरीके हैं, फिर वही बतिया दोहरा देना है कि खनिजों को बचाने के लिए हम वैसे खनिजों का ज्यादा उपयोग करें जो नवीकरणीय हैं, वैसे खनिजों का कम उपयोग करें जो अनवीकरणीय हैं।
जिस जो फिर से नहीं बन सकता, जैसे कोयला, इसका कम उपयोग कीजिए, लोहा कम उपयोग कीजिए, मैग्नीज कम उपयोग कीजिए, काहे कि वो फिर नहीं लौट के आएगा, वो एक बार खत्म तो खत्म। तो खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन से क्या समझते हैं? अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो संरक्षण की परिभाषा, प्रबंधन की परिभाषा और जैसे में कुछ कुछ जो बताया सो लिखना है। अब आइए चिपको आंदोलन, 14 नंबर। चिपको आंदोलन क्या है जी? चिपको आंदोलन उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश था, अब लिखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया एक आंदोलन जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में लोग वृक्ष को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को नहीं कटने देते थे। ये आंदोलन उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में फैला और सरकार को मजबूर होकर इस आंदोलन को देखते हुए पेड़ वृक्ष काटने की अनुमति को वापस लेना पड़ा। ठीक है, एगो अगर आपके पास हुनर है नक्शा बनाने का तो एगो छोटा सा इस तरह से नक्शा बना दीजिएगा और नक्शा बना के उस क्षेत्र में आप उस क्षेत्रवा को खाली दिखा दीजिएगा कि इस जगह भाई ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड में ये वाला इलाका है, अब इस इलाके को इस तरह कर दीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए टेहरी गढ़वाल यही है, इस जगह लिख दीजिए चिपको आंदोलन क्षेत्र। ठीक है ना, बस हो गया आंसर कंप्लीट। देखिए आप अपने आंसर में जितना ज्यादा वेरिएशंस रखेंगे, विविधता रखेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छा मार्क्स पाएंगे। ये नहीं कि एक ही पैटर्न से एक ही तरीके से लिखते चले जा रहे हैं, कुछ कुछ लगाइए, मैप दीजिए, डायग्राम बनाइए, टेबल बनाइए, कुछ फोटोज वगैरह दिखा के। जैसे बहुत सारे लड़के हैं पॉइंट्स देते हैं तो ऐसे देते हैं पॉइंट्स, ये देखिए पेड़ बना दिया और पेड़ का इस तरह से इस तरह बना दिया। आप एगो पॉइंट को ई में लिखेगा क, ई में लिखेगा ख, ई में लिखेगा ग, ई में लिखेगा घ, और नीचे जिसका पॉइंट्स है, जैसे सुनामी का कारण लिख रहा है, भूकंप का कारण लिख रहा है, तो इसमें लिख देगा भूकंप के कारण, यहां पर लिख दिया भूकंप का कारण। ठीक है, इसमें पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण। तो ये सब जो है ये नए नए तरीके से लिखने का जो आइडिया बच्चों के दिमाग में आता है ना, वो काफी अच्छा होता है और वो उनके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसे बच्चे अन्य कॉपियों से अलग दिखते हैं, ऐसे बच्चों की कॉपियां अन्य कॉपियों से अलग दिखता है, जिसके कारण उनको अलग नंबर भी आ जाता है, मतलब अच्छा नंबर मिल जाता है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है? पर्वतीय छायाकरण विधि मानचित्र जो हमने पढ़ाया है उसमें मानचित्र कार्य जो वो अध्याय है भूगोल के किताब में, उसमें मैंने बताया है कि कोई पहाड़ी इलाका है, इस इलाके में उत्तर पश्चिम कोने से, कौन दिशा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है और इधर, अब जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इधर इसका छाया पड़ेगा। अब इस छाया क्षेत्र का जो इधर का ढाल जो होगा, इधर का ढाल तीव्र होगा, ठीक, और इधर का ढाल मंद होगा, मंद ढाल। बस यही तो बताया गया है पर्वतीय छायाकरण विधि में। पर्वतीय छायाकरण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी स्थान पर उत्तर पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। जिस दिशा से प्रकाश पड़ता है उधर का इलाका तीव्र ढाल का होता है और जिधर छाया बनती है उधर का इलाका मंद ढाल का होता है। इतना ही उसमें है, ये है, इतना ही आपको लिख देना है, एगो फोटो ऐसे बना के दिखा देना है। मानचित्र अध्ययन एक अध्याय पूरा बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है, उसको देख लीजिएगा ना तो और भी जो क्वेश्चंस इससे संबंधित आते हैं, दीर्घ उत्तरीय में भी मैंने सेट किया है इस क्वेश्चन को कि उच्चावच प्रदर्शन की विभिन्न विधियों को बताएं, वो भी महत्वपूर्ण बड़ा क्वेश्चन है, उसमें सबको बताना है। 3-4-5 उच्चावच प्रदर्शन की विधियां हैं, हैस्यूर विधि, तल चिन्ह विधि, ये सबको। तो पर्वतीय छायाकरण विधि वही था। ठीक है, अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तल चिन्ह स्थानिक ऊंचाई में क्या अंतर है? ये भी मैंने विस्तृत बताया है, उसमें खूब बढ़िया फोटो बना के दिखाया है, उसको देखिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है,
चलिए अब आते हैं आगे 17 नंबर प्रश्न। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा तो समझते हैं ना, ठेठ भाषा में बोले तो उसको आफत बोल सकते हैं। मैं अभी यहां खड़ा हूं, मेरे ऊपर पंखा गिर गया, क्या है ये? आपदा है, डिजास्टर है। अब ये जो आपदा आई इससे बचाव का उपाय होगा, उसी को प्रबंधन बोलते हैं। अब हम बैंडेज पट्टी करवाएंगे ना भैया, तो उसी को प्रबंधन बोलते हैं। तो आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन अगर ऐसा है 2 नंबर में तो आप लिखिएगा कि आपदा आने से पहले और आपदा जाने के बाद जो भी बचाव का कार्य किया जाता है उसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में आप घंटी ठीक रखते हैं, ब्रेक ठीक रखते हैं, हवा हुआ टंच रखते हैं, काहे के लिए? कि कहीं एक्सीडेंट न हो, कुछ आगे कुत्ता उत्ता आ जाए तो हम ब्रेक मार लें, कोई आगे आदमी आए तो घंटी मार ले, ऐसा घंटी आप रखते हैं बढ़िया। लेकिन फिर भी कभी कभी कुत्ता आ जाता है आगे, आप धक्का मार देते हैं और बीचे रोड छितरा जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ टूट गया। अब आप बचाव का काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा। तो आपदा आने से पहले आपने बचाव का काम किया था, आपने घंटी बनवाई थी, ब्रेक बनवाया था बढ़िया से, हवा आपने टाइट रखा था, लेकिन फिर भी आपदा आ गई, फिर भी आप लुंघड़ गए। और आपदा जाने के बाद अब लुंघड़ गए तो जाइए अब हॉस्पिटल। आपदा जाने के बाद जो भी बचाव का काम होता है, जो आप बैंडेज पट्टी करवाए, उसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये बस आंसर लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोलियम से किस किस वस्तु को निकाला जाता है? कौन कौन सा चीज पेट्रोलियम से निकाला जाता है? जमीन के अंदर से जो तेल निकलता है, काला गाढ़ा पदार्थ, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। और उस पेट्रोलियम को सीधे यूज में नहीं लाते हैं, उसको पेट्रोलियम बोला जाता है, पेट्रोल नहीं, ध्यान में रखिएगा। उसको ले जाया जाता है रिफाइनरी सेंटर में, रिफाइनरी सेंटर में उसको रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है, और साफ करने के बाद उसी में से निकलता है किरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, वैसलीन, जो चेहरा पर इस समय जाड़ा में लगवा रहे हैं ना, डिबिया 5 रुपए का 10 रुपए खरीद के वैसलीन, उसी का कचरा है वैसलीन, पेट्रोलियम जेली बोलते हैं उसको। उसके बाद प्लास्टिक, लैलून, ग्रीस, मोबिल, ये सारा का सारा उसी पेट्रोलियम को साफ करने पर निकलता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो हैं वो पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं, इतनी सारी चीजें पेट्रोलियम को साफ करने पर हमें मिलती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भूकंप और सुनामी में अंतर बताइए। भूकंप धरती का किसी भी कारण से कांप जाना भूकंप कहलाता है। और जल में बहुत ऊंची ऊंची, और जल में अगर भूकंप आया तो जल की धाराएं जो है ऊंची ऊंची लहरों में तब्दील हो जाती हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। भूकंप जमीन पर आता है, सुनामी महासागर में या सागर में आता है, समुद्र में आता है। दोनों एक ही चीज है लगभग, दोनों भूकंपे है, लेकिन एक आया समुद्र में तो उसको सुनामी बोल दिए, और एक आया जमीन पर तो उसको भूकंप बोल दिए। ठीक है, तो भूकंप और सुनामी को बहुत विस्तृत तरीके से बढ़ाया गया है, सबको बताना संभव नहीं है भाई, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, भूकंप और सुनामी शॉर्ट में हमने बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन है, सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी से बचाव यानी प्रबंधन का उपाय बताना है। ये सब वीडियो में बताया हुआ है, सूखा कैसे आता है, सूखा आने का कारण, परिणाम, प्रबंधन, बाढ़ आने का कारण, परिणाम, प्रबंधन, इस सब के बारे में विस्तृत बताया गया है। साथ में लिखाया भी, कुछ लिख भी दिया है हमने बोर्ड पर, तो आप उसको देखें, मेहनत थोड़ा सा करें और वहां जाएं, उन वीडियो को देखें, आपको आपका पूरा समाधान हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन एगो सेट किया है हमने, इन सीटू और एक्स सीटू में क्या अंतर है। ये क्वेश्चंस थोड़ा हट के है, इसलिए इस बार आने की संभावना हमको लग रही है, क्योंकि पर्यावरण पर सरकार का बहुत ज्यादा जोर है। भारत सरकार का ही नहीं, बिहार सरकार का ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर पूरे विश्व का जोर है पर्यावरण को बचाने को लेकर। जब से कोरोना आया है तब से थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ गया है पर्यावरण को बचाने का आंदोलन, और इसको बचाने का मुहिम थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा है। इन सीटू एक्स सीटू उसी से संबंधित है। इन सीटू क्या है? जब किसी जीव, जानवर
या वन्य प्राणी को उसके आवास में ही, उसके जंगल, आवास उसका कहाँ है, जंगल है, तो उसके आवास में ही उनके वृद्धि विकास की व्यवस्था की जाती है, उसको कहते हैं इन सीटू। ठीक, जब किसी प्राणी को उसके आवास में ही उसके वृद्धि विकास की व्यवस्था की जाती है और उसका कोई शिकार न करे, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था दे दी जाती है, उस व्यवस्था को हम इन सीटू कहते हैं। लेकिन एक्स सीटू कैसे कहते हैं? जब किसी प्राणी को उसके मूल आवास से निकालकर किसी कृत्रिम जगह पर रखकर उसके वृद्धि विकास की व्यवस्था की जाती है, तो इस व्यवस्था को हम एक्स सीटू कहते हैं। अब जितना भी अभयारण्य है, जैव मंडल है, वो सब का सब इन सीटू का उदाहरण है। लेकिन जू ZOO जू, चिड़िया खाना, ये एक्स सीटू का उदाहरण है, क्योंकि जानवर को लाया गया ना कहीं से और चिड़िया खाना में व्यवस्था किया गया बाघ के लिए, शेर के लिए, हैं, को खाने का, रहने का, कैसे वो कहाँ स्नान करेगा, इस सब का व्यवस्था किया गया है। तो उनको बचाने का ही दोनों तरीका है, जानवरों को या वन्य जीवों को बचाने का दोनों तरीका है, इन सीटू भी एक्स सीटू भी। इन सीटू थोड़ा ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसके प्राकृतिक आवास में ही उसको सुरक्षा दी जा रही है, उसकी व्यवस्था की जा रही है, उनके आवास में कोई शिकार न करे, उनके जंगल, उनके एरिया में कोई जाए आए नहीं, उनके एरिया का पेड़ पौधा ना कोई काटे, इन सब की व्यवस्था सरकार ने की है, जैव मंडल बना के, अभयारण्य बना के, आरक्षित क्षेत्र, रक्षित क्षेत्र बना के। एक्स सीटू ये भी व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जिसमें जानवरों को उनके मूल आवास जहां वो रहते थे वहां से निकाल के किसी कृत्रिम जगह पर रख के उनके वृद्धि विकास की व्यवस्था की गई है, उसको एक्स सीटू कहा जाता है। ठीक है, तो आप इतनी बातें लिखेंगे और काम आपका हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आते हैं 22 नंबर प्रश्न। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण बताइए। भारत में कृषि का उत्पादन बहुत कम है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है दो तीन कारण आप या चार कारण आप दे देंगे। सबसे पहले सिंचाई की बहुत बुरी व्यवस्था है, मतलब सिंचाई की अव्यवस्था या सिंचाई की व्यवस्था में कमी। नहरों का जाल नहीं बिछा है पूरे भारतवर्ष में, और कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर सूखा है। तो दूसरा कारण आप लिखेंगे कि सूखे की समस्या, तीसरा कारण लिखेंगे बाढ़ की समस्या, चौथा कारण लिखेंगे अच्छे बीज और अच्छे खाद का समय पे न मिलना। तो इस तरह से चार कारण भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का, ये चार कारण आप लिख के एक दो लाइन में व्याख्या कर दीजिएगा, या न भी कीजिएगा तो काम चलेगा। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा भयंकर है। रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, फिर से लिखा गया है वायु परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, इस सब की विशेषता पूछता है। कई बार आपने देखा होगा परीक्षा में सवाल पूछता ही है, तो आप तीनों को देख लीजिएगा, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, सबकी विशेषता। विशेषता का मतलब उसका खासियत, क्या क्या खासियत है, इसको मैंने विस्तृत पढ़ाया है। रेल परिवहन पर वीडियो है, जल परिवहन पर वीडियो है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैप बना के मैंने बताया है, उसको देखिएगा, आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो था ज्योग्राफी से गेस का 23 क्वेश्चन ये हो गया। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैंने बस 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय सेट किया है मैट्रिक परीक्षा 2022 में भूगोल से संबंधित, तो उसको भी आप देख लीजिए। मैट्रिक परीक्षा 2022 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे द्वारा ज्योग्राफी भूगोल से 8 वो सेट किया गया है। पहला क्वेश्चन है गेहूं या चावल के उत्पादन तथा भारत में इसके वितरण की व्याख्या करें। क्या करना है, गेहूं के उत्पादन यानी गेहूं के बारे में सामान्य परिचय देना है, या चावल के बारे में सामान्य परिचय दे देना है, और उसके बाद गेहूं के उत्पादन का जो अनुकूल दशा है, कितना तापमान, कितना वर्षा, कैसी भूमि, कैसा मिट्टी, और चावल के बारे में भी ऐसे ही लिख के उसके बाद हर एक भारत में कौन कौन राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है,
किस किस इलाके में होता है उसको देख के एक भारत का नक्शा बना के उसमें पूरे इलाके को, पूरे चीजों को दर्शा देना है। यानी गेहूं का क्षेत्र दर्शा देना है कि ऐसे ऐसे करके, जैसे पंजाब हरियाणा में होता है तो हरियाणा पंजाब में इस तरह दर्शा दिए, बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी होता है, तो इस तरह दर्शा के और यहाँ एक सिंबल इस तरह बना के आप लिख दीजिए गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो दो क्वेश्चन चावल और गेहूं मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण मानता हूं इसको, ये आने योग्य है। दूसरा नंबर प्रश्न पे दीर्घ उत्तरीय जो है वो है भारत में लौह अयस्क उद्योग के उत्पादन और वितरण की व्याख्या करना है। लौह अयस्क से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि भारतीय उद्योग या पूरे विश्व के उद्योग की जननी इसको कहा जाता है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, और कई सालों से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आने की संभावना इसकी ज्यादा है। इसके बारे में आप लिखेंगे कैसे? लौह अयस्क के बारे में सामान्य परिचय दीजिएगा। देखिए, किसी भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले आप परिचय दीजिए, परिचय। उसके परिचय में आप उसके बारे में सामान्य सी जो जानकारी है 3 4 5 लाइन 6 लाइन में आप लिख दीजिए। उसके बाद अब मान लीजिए कि लौह अयस्क का जानकारी आपने परिचय में दे दिया, उसके बाद आप वितरण दर्शाइए। वितरण, वितरण का मतलब भारत में कहां कहां पे लौह अयस्क का उद्योग है। अब वितरण में एक एक करके एक एक राज्य का नाम, जैसे क में आ गया न तो उड़ीसा, अब उड़ीसा में कहां कहां लोहा का फैक्ट्री है, कौन कौन सा खान है, इसके बारे में बताइए। फिर आइए झारखंड में, फिर आइए छत्तीसगढ़ में। किताबों में आपके दिया हुआ है, मैंने भी जब पढ़ाया है लौह अयस्क तो पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ाया है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर है, 5 में 5 यूं ही नहीं मिलता, मतलब क्या कहते हैं, चूड़ा दही का कवर नहीं है ये, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको जगह का नाम। और जो लड़के ऐसा करते हैं उन्हीं को नंबर अच्छा मिलता है, वही फूल में फूल उठा ले जाते हैं। तो वितरण इस तरह से दे देना है। फिर उसके बाद आपको मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में आप दीजिए कि, मूल्यांकन में आप लिखिए कि भाई हाँ यह सही है, ऊपर जो बातें कही गई उससे यह साबित होता है कि भारत के एक बड़े क्षेत्र में लौह अयस्क का उद्योग है और भारत लौह अयस्क के मामले में आत्मनिर्भर है। भारत के इन्हीं राज्यों में लौह अयस्क है और हम लोग लौह अयस्क के मामले में धनी है, यहाँ तक कि भारत लौह अयस्क का निर्यात भी करता है। मूल्यांकन करने के बाद 3 4 लाइन में मूल्यांकन लिखिए। उसके बाद एक भारत का नक्शा बनाइए और उस नक्शे में इन जगहों को डिनोट करके दर्शाइए कि हाँ भाई ये जो इलाका है, अलग सिंबल कर दीजिएगा। सिंबल कुछ भी दे सकते हैं, इस तरह भी सिंबल दे सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं, काटकूट का निशान भी बना सकते हैं। उन क्षेत्रों को आप दिखा दीजिए कि यहाँ यहाँ लौह अयस्क का फैक्ट्री है, लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अब आइए आगे, 3 नंबर क्वेश्चन, चाय का उत्पादन का भौगोलिक दशा। चाय के लिए तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, मजदूर कितना, ये सब चीज को लिखना है। और उसके बाद उत्पादन, भारत में कौन कौन सा राज्य ऐसा है जो चाय का ज्यादा उत्पादन करता है, और भारत के किसके वितरण का मतलब भारत के कौन कौन राज्य में चाय का उत्पादन किया जाता है, उन क्षेत्रों को दर्शा दीजिए। मैप बना दीजिए एगो, जिसमें आप चाय को दिखाएं कि हाँ ये राज्य में चाय होता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आंसर। अब 4 नंबर प्रश्न, भारत में सूती वस्त्र उद्योग, उसमें भी वैसे ही पहले परिचय देना है, वितरण लिखना है, कहाँ कहाँ सूती वस्त्र का उद्योग है। उसके बाद मूल्यांकन करना है, एक भारत का नक्शा बनाना है और उसमें दिखा देना है कि सूती वस्त्र का ये एक केंद्र है। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों को बताना है। ये मानचित्र का जो अध्ययन है, एक अध्याय भूगोल का, उससे संबंधित क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखिएगा आप, पुराना वाला जो डाला हुआ है उसको, मानचित्र अध्ययन पर एक पूरा वीडियो है, एक पूरा उस पर बताया गया है, एक एक चीज को फिगर बना बना के मैंने बताया है, उसको देखिएगा तो कोई झंझट नहीं रहेगा। अब आइए 6 नंबर प्रश्न की ओर, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जीवों में पाई जाने वाली जो विविधता है, विविधता का मतलब समझते हैं, जंगल में या इधर भी आपका मुंह दूसरे तरीके का है, दूसरे का मुंह दूसरे तरीके का है, आपकी जाति कुछ और है, उसकी जाति कुछ और है, आपका ताकत प्रतिरोधक क्षमता कुछ और है, उसका कुछ और है। चींटी है, आपके इर्द गिर्द रहने वाला छिपकली है, मेढक है, जंगली बहुत सारे जानवर हैं, ये सब विविधता है ना, विविधता है। तो ये विविधता
जितनी ज्यादा विविधता रहेगी उतना ज्यादा जीवन का अस्थायित्व रहेगा, उतना ज्यादा जीवन लो कर रहेगा, उतना लंबे समय तक जीवन चलेगा। विविधता खत्म कीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, आपका भी, हमारा भी, सबका। तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जीवों में पाई जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन जीने के लिए और जीवन को बचाए रखने के लिए जैव विविधता का होना बहुत जरूरी है। अकेले चना भाण नहीं फोड़ता है, सारे जीव हैं तभी आप हैं, और सभी जीव बचे रहेंगे तभी आप बचे रहेंगे। क्योंकि ये आहार श्रृंखला है, वो तो आप जानते ही हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, मांसाहारी जब मरता है तो मिट्टी बनता है, उसमें फिर पौधे उगते हैं, उसको फिर शाकाहारी खाता है, फिर मांसाहारी। ये एक चेन है। ऊर्जा का स्थानांतरण है, और जितना ज्यादा विविधता रहेगा उतना ज्यादा अच्छा ऊर्जा स्थानांतरण होगा, और ये ऊर्जा स्थानांतरण से जीवन ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। इसके बारे में विस्तृत चर्चा मैंने वीडियो में की है, आप ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखें, समझें। मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये सारी बातें आप लिखेंगे, उसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैव विविधता की परिभाषा अलग देंगे, और फिर मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसको पॉइंट 1, 2, 3 या क ख ग ए बी सी डी ऐसे करके पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट्स में लिखेंगे ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे आप अगर फूल पत्ती बनाते हैं तो कमल का फूल का पंखुड़ी बनाइए, इस तरह से पंखुड़ियां बनाइए, और इस तरह से एक एक पॉइंट्स को एक एक में लिखते जाइए, ठीक है। और नीचे आप लिख दीजिए मानव के लिए महत्वपूर्ण जैव विविधता, या आप लिख सकते हैं इसमें कि मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जैव विविधता। पहला पॉइंट क ख ग ऐसे करके, ठीक है ना, क ख ग घ अंग ऐसे करके, या ए बी सी डी। अब आइए 7वां नंबर प्रश्न की ओर। भारत में मिट्टी के प्रकार और इसके वितरण की व्याख्या करें। दूसरा अध्याय है भूमि संसाधन में मिट्टी का प्रकार। मिट्टी पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पिक्चर बना के पढ़ाया है मैंने। तो मिट्टी के प्रकार 8 प्रकार है भारत में। 8 प्रकार या 6 प्रकार के बारे में मैंने बताया होगा, व्याख्या किया होगा, इसका फिगर बनाया होगा, सब दिखाया होगा, सब मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी का गुण, इसका प्रकार, इसमें होने वाली फसल, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने बताई है, उसको आप देखिए। भारत में सड़क परिवहन को बांट लीजिएगा। सड़क के बारे में सामान्य सा परिचय दीजिएगा। सड़क को बांटिएगा, 3-4 भाग में सड़क बटा हुआ है। ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, फिर राज्य सड़कें और राष्ट्रीय सड़कें, 4 भाग में बांटा हुआ है। सबके बारे में व्याख्या मैंने की है, वीडियो को देखिएगा। और फिर उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उसी में है। फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा बताया गया है। फिर एक्सप्रेसवे के बारे में बताया गया है। सीमांत सड़कों के बारे में बताया गया है। तो सड़कों के बारे में पूरी व्याख्या है, और सबको इसमें लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिगर भी आपको थोड़ा बहुत बनाना होगा और दिखाना होगा, सड़कों को थोड़ा बहुत बना के इसमें दिखाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से 8 क्वेश्चंस मैंने 2022 के लिए भूगोल से सेट किए हैं, और इस 8 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट रखिए। क्वेश्चंस हमें जहां उम्मीद है, और उम्मीदों पे दुनिया कायम है, छूटने वाला नहीं है। तो कोशिश आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं आपके लिए, और मेहनत आपको करना है। हम तो सिर्फ सहयोगी हैं, सिर्फ सहायता आपकी कर रहे हैं, गाइडलाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अब हिस्ट्री की बात होगी, इतिहास, भूगोल, लघु मैंने शॉर्ट्स मैंने डाल दिया, मतलब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने 50 डाल दिए। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता दिया कि कौन कौन आने योग्य है। दीर्घ उत्तरीय मैंने गेस क्वेश्चन बता दिया। अब इतिहास में आएंगे। इतिहास में भी 25-25 का 2 वीडियो डलेगा, लघु उत्तरीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। उसके बाद फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन आने योग्य है वो डाला जाएगा, और उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए तो बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।